गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से पुनः आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास के इस प्रोग्राम से। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल का कुछ डिजीज पढ़े थे कुछ फीमेल का। फीमेल में हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े थे ओवरियन ट्यूमर। ओवरी का ट्यूमर होता क्या है, कॉज क्या होता है या सिम्टम्स वगैरह उसके होते क्या है, मैंने बताया था। उसी में पुनः आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसका। स्टेरिलिटी है, जैसे मेल स्टेरिलिटी में मैंने बताया था कि क्या क्या है, उसका कोज क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। वैसे फीमेल स्टेरिलिटी में इसका कारण क्या होता है। वुमेन में बी स्टेराइल ड्यू टू वेरियस कॉजेज एज फॉलो। इसका कारण बहुत सारे हैं फीमेल स्टेरिलिटी के लिए। पहला कारण ये है इसका एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज इन यूट्रस। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन का या ह्यूमन बॉडी का या किसी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे ही यूट्रस का अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कुछ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, अगर यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है उसका या अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। इसके वजह से स्टेरिलिटी हो सकता है। दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ इंडोक्राइन फैक्टर्स गवर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग एबनॉर्मल लीडिंग टू इनओव्यूलेटरी साइकिल। जो ओव्यूलेशन का जो साइकिल होता है फीमेल में, जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवरियन साइकिल मैंने बताया था कि वो क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गड़बड़ हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ओवुलेशन जो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ओवुलेटरी फेजेज हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैक्टर्स गवर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, ईस्ट्रोजन कम ही निकले, उसके वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, या फिर ओवम का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। दूसरा हुआ। तीसरा हुआ सीवियर माल न्यूट्रिशन। सीवियर माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया विटामिन मिनरल्स की बहुत कमी हो, अगर बॉडी में लैक ऑफ विटामिन हो, उसके वजह से हो सकता है। चौथा है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर ओवरियन ट्यूमर हो जाए, इसकी वजह से स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो जा सकती है, इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में भी स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और धीरे धीरे वो ट्यूब ब्लॉक कर जाएगा। या फिर यूट्रस में इंडोमेट्रियोसिस हो जाए या फिर स्वेलिंग हो जाए, उसके वजह से भी, या फिर सिस्टाइटिस अगर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन लग जाए किसी वजह से, बैक्टीरियल वायरल जो भी इन्फेक्शन लगे, उसके वजह से स्वेलिंग का स्प्रेड कर जाता है यूट्रस में, फिर वहाँ से फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है। पांचवा आता है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस में मैंने बताया था डेट अकर्स ओनली या स्पेशली आफ्टर डिलीवरी और एबॉर्शन। एबॉर्शन के बाद या डिलीवरी के बाद स्टेप्टोकोकाई या स्टेफाइलोकोकाई का जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन लग जाता है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग कर जाता है, एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का। तो इसके वजह से जब एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन इसका डिस्टर्ब हो जाएगा और स्टेरिलिटी डेवलप कर जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद से नेक्स्ट चीज है एक्यूट मास्टाइटिस। देयर इज पेनफुल स्वेलिंग एंड कंजेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टाइटिस। इट अकर्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। ज्यादातर कॉमन है ये लैक्टेशन के टाइम में, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। कॉज इज हार्मोनल। इसका हार्मोनल कॉज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉज इसका याद कर लीजिएगा, 5 है मेन कॉज। एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर हो, इंडोक्राइनल है या हार्मोनल जिसको हम बोल सकते हैं। तीसरा है मालन्यूट्रिशन हो सीवियर, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या इंडोमेट्रियोसिस हो, इसकी वजह से फीमेल स्टेरिलिटी डेवलप कर सकता है। उसके बाद से मास्टाइटिस। अगर मास्टाइटिस का सिंपल बोले तो इन्फ्लेमेशन इन ब्रेस्ट इज कॉल्ड मास्टाइटिस। इसको आप लोग लिख लीजिए।
जैसे कि हम लोग अभी देखे थे एक्यूट मास्टाइटिस। मास्टाइटिस का मतलब क्या होता था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आता है एक्यूट पायोजेनिक मास्टाइटिस। पायोजेनिक मतलब पायो रिलेटेड है पॉस फॉर्मेशन से, ठीक है। पायोजेनिक मतलब पॉस फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है? इट अकर्स ड्यू टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह एजेंट जो होते हैं, थ्रू एब्रेशन इन निपल। अगर निपल्स में और कोई एब्रेशन हो जाता है या छिल जाता है किसी वजह से, या चाइल्ड जब सक करता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड के टीथ से वगैरह से, या ऐसे क्या बोलते हैं फ्रैक्शन की वजह से अगर हो जाए एब्रेशन, मतलब छिल जाता है निपल्स, उस टाइम क्या करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है अंदर में, ब्रेस्ट में, मेमोरी जो ग्लैंड्स होता है उसमें, निपल्स के थ्रू ड्यूरिंग सकिंग। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोऑरियस। स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है? पॉस फॉर्मेशन का काम करता है और निपल के थ्रू अंदर चला जाता है। द इन्फेक्शन स्प्रेड्स अमंग द मेमोरी डक्ट्स। और जो डक्ट्स लगे होते हैं, जो नली होता है जिसके थ्रू मिल्क बाहर आता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद से बढ़ते बढ़ते जाता है, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा इन लोब्यूल्स। ये 15 से 20 लोब्यूल्स होता है, लोब्स लगे होते हैं उसमें, मिल्क लोब्स होते हैं एरियोला के साइड में। उसमें धीरे धीरे इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस स्वेलिंग हो जाएगा। इट कैन बिकम क्रॉनिक अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मैल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उसका, धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाएगा। ऑब्सेस में भी डेवलप, धीरे धीरे घाव हो जाएगा, उसमें पॉस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पायोजेनिक मास्टाइटिस। निपल्स के थ्रू बैक्टीरिया का इंटर कर जाना, धीरे धीरे ब्रेस्ट में निपल में स्वेलिंग कर जाना अंदर तक, और धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाएगा, घाव का फॉर्मेशन होगा जिसमें पॉस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा एक्यूट पायोजेनिक मास्टाइटिस। उसके बाद से आता है फाइब्रोएडिनोमा। ये मैंने ब्रेस्ट का जो अप्लाइड लिखवाया था उसमें भी ये बताया था फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है, एक बार फिर बता देते हैं। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, इसमें कैंसर सेल प्रेजेंट नहीं रहता है ऑफ द ब्रेस्ट। सम ट्यूमर्स आर सिस्टिक एंड सम सॉलिड्स। ये बेनाइन ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का, जो नॉन कैंसरस होता है, मैलिग्नेंसी नहीं होता है इसमें। इसमें कुछ ट्यूमर्स क्या होते हैं कि सॉलिड होते हैं एकदम, और कुछ सिस्टिक होते हैं, मूवेबल टाइप के होते हैं। दूसरा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये भी मैंने बताया था पिछले क्लास में। इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर सेल इसमें है, कैंसरस हो जाता है ये ट्यूमर। एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट हाई ईस्ट्रोजन लेवल को माना जाता है कि ये फैक्टर्स हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मान सकते हैं ईस्ट्रोजन को, एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। इट डेवलप्स एज ए पेनलेस, स्टार्टिंग में पेनलेस होता है, एंड लॉन्ग, एक छोटा सा टुकड़ा टाइप का महसूस होता है, और धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे पेन का क्या होता है, एग्रावेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे पेनफुल होने लगता है। स्टार्टिंग में पेनलेस होता है। तो ये हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट डिजीज, उसको हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम लोग ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट देख लिए थे। उसके बाद से आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो स्प्रेड करे सेक्सुअल रिलेशन की वजह से या रिलेशंस वगैरह से। एक नंबर है गोनोरिया। इट इज ए वेरी कॉमन डिजीज। गोनोरिया एक कॉमन डिजीज है। इन मेल्स इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस। जिसको ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा है वो नीचे लिख दिया है, गोनोरिया है। इट इज ए वेरी कॉमन डिजीज। इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस। मेल में क्या होता है, इसके वजह से यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। विद इन्फेक्शन स्प्रेड टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड टेस्टिस। गोनोरिया जो है यूरेथ्रा में होता है, मतलब ग्लैंड्स पेनिस पे इंफेक्शन वगैरह हो जाता है। हाइजीन की कमी वगैरह की वजह से ये हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है,
या कंटामिनेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में जाता है और लास्टली टेस्टिस में चला जाता है। इसके वजह से मेल स्टेरिलिटी भी डेवलप कर सकता है। वही फीमेल्स में क्या होता है, इट कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये भी लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन एंड कंटामिनेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से हो जाता है। अगर पार्टनर है इन्फेक्टेड है तो फीमेल में भी हो जाएगा। डेट में स्प्रेड टू सर्विक्स, सर्विक्स जो है इंटरनल वेजाइनल ओरिफिस जो होता है, सर्विक्स तक, फिर बॉडी ऑफ यूट्रस में पहुंच जाता है इन्फेक्शन, फिर फैलोपियन ट्यूब तक, ओवरी तक एंड पेरिटोनियम, क्योंकि एक दूसरे से सारा चीज जुड़ा हुआ है। पहले वेजाइना में जाएगा, स्प्रेड होगा वेजाइना में इन्फेक्शन, फिर सर्विक्स में जाएगा, फिर उसके बाद यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड पेरिटोनियम। लास्ट बार पेरिटोनियम किसको बोलते हैं, पेरिटोनियम में इट इज ए कवरिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जो एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी, ये सारा चीज़ें कवर्ड रहता है एक चीज़ से, मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। और जब ये पूरा रिप्रोडक्टिव में फैल जाता है तो धीरे धीरे स्प्रेड कर जाता है ये इन्फेक्शन पेरिटोनियम तक। इट मे कॉज ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू हीलिंग ऑफ फाइब्रोसिस एंड मेड लीड स्टेरिलिटी, और धीरे धीरे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होते वजह से फाइब्रोसिस सेल का ज़्यादा एथी होने लगेगा, सेल डेथ वगैरह, नेक्रोसिस, ये सब डेवलप कर जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर जाएगा इसमें भी, और फिर एक लीड करता है किसको, स्टेरिलिटी को। दूसरा आता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू ट्रेपोनेमा पैलिडम, एक बैक्टीरिया है, इट अकर्स इन 3 स्टेजेस। सिफिलिस जो है 3 स्टेज में डेवलप करता है, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर 3 स्टेज क्या है वो हम लिखवाते हैं। सिफिलिस का 3 स्टेज देखते हैं हम लोग। ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है ये सिफिलिस, इसका 3 स्टेज है, कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है धीरे धीरे, और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या अपीयर होता है सिम्टम्स, क्या डिसअपीयर होता है। चलिए आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट स्टेज देखिए, प्राइमरी सोर, सोर मतलब पेनफुल या सेंसिटिव टू टच, या ठीक है पेनफुल समझ लीजिए। प्राइमरी सोर या कैंकर अकर्स ऑन वेजाइना, फीमेल वेजाइना पे क्या होता है, स्मॉल एक ग्लैंड टाइप का, या फिर जिसको ट्यूमर टाइप का छोटा सा रैसे टाइप का फोड़ा टाइप का निकलता है, एंड वल्वा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं भी निकल सकता है, इन फीमेल्स, ठीक है, एंड पेनिस इन मेल, मेल के पेनिस में, और फीमेल में वल्वा या वेजाइना या वल्वा में हो सकता है। इन फीमेल्स इट मेनी रिमेन अनडिटेक्टेड, इट मे रिमेन अनडिटेक्टेड, मतलब किसी दिन तक या कुछ दिन तक अनडिटेक्ट, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही कुछ थोड़ा फुंसी हो गया होगा, ऐसे दाना वगैरह निकलते रहते हैं इन्फेक्शन की वजह से, या फिर अनक्लीननेस की वजह से, या पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं हो इसके वजह से, तो लोग इग्नोर कर देता है। रिमाइंड अनडिटेक्टेड, पहचान नहीं हो पाता है। इट सबसाइड्स स्पॉन्टेनियसली आफ्टर सेवरल वीक्स, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है कुछ वीक तक रह के। फिर सेकंड स्टेज में क्या आता है, इट अकर्स 3 to 4 months आफ्टर इन्फेक्शन, यहाँ इन्फेक्शन लग गया, फिर ये रहेगा 3 to 4 month तक ऐसे चलेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो खत्म होगा। फिर क्या हो जाएगा 3 to 4 month के आफ्टर के बाद से देयर आर स्किन रैशेज, मतलब स्किन रैशेज, थोड़ा फुंसी निकलेगा, एंड पैप्यूल्स, छोटा छोटा दाना जिसमें पानी भरा हुआ रहता है फोड़े टाइप का, वैसे निकलना स्टार्ट होगा ऑन एक्सटर्नल जेनिटलिया पे, मेल पेनिस पे या फीमेल वल्वा पे या वेजाइना पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो छोटा छोटा निकलेगा पेनफुल, उसके बाद से वो खत्म हो जाएगा कुछ वीक में, और सेकंड में आएगा 3-4 महीने बाद क्या होगा, स्किन रैशेज निकलेगा जो एक्सटर्नल जेनिटलिया पे,
दे सबसाइड आफ्टर सेवरल मंथ, फिर कुछ महीनों के बाद ये भी खत्म हो जाता है, फिर थर्ड स्टेज आता है। उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेज में, इट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स पे को अफेक्ट कर देता है, धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन अंदर तक चला जाएगा, सर्विक्स से, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारा चीज पे। इट अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, ये फिर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, कॉजिंग जनरल पैरालिसिस भी हो सकता है इसके वजह से। दो कुछ लाइन और है, 2-4 लाइन इसमें हम लिखा देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसके बाद फिर समझा देंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समझ में नहीं आया। चलिए लास्ट टॉपिक है सेक्सुअल डिजीज का, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें सिफिलिस का 3 स्टेज हमने बता दिया था, और उसी में ये भी है माइक्रोब कैसे इन्फेक्ट करता है बॉडी में। माइक्रोब में आ जाएगा जैसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जो भी चीज़ हो, माइक्रोब उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। मे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर मदर को इन्फेक्शन है, सिफिलिस से इन्फेक्टेड है अगर मदर, तो वो फीटस में अगर जो बच्चा है यूट्रस में जो डेवलप कर रहा है, वो प्लासेंटा के थ्रू वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा माँ से बच्चे में। फिर आता है ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास, ठीक है। इसका इन्फेक्शन लग जाता है वेजाइना में, देयर इज वल्गो वेजिनाइटिस, वेजाइना का जो भी एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस है, वेजाइनल ओरिफिस, ये सारा चीज़ें वो भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इन्फेक्टेड हो जाता है और इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाता है इस प्रोटोजोआ की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं वल्वो वेजिनाइटिस। वेजाइना और वल्वा पूरे सिस्टम जो पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया पूरा स्वेलिंग कर जाएगा। उसके बाद से आता है कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस एक यीस्ट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बाय यीस्ट कैंडिडा, ये यीस्ट का नाम है कैंडिडा अल्बिकेंस। दिस यीस्ट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन वेजाइना, वेजाइना में ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन वेजाइनल एसिडिटी की वजह से, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एसिडिक सिक्रीशन होता है ताकि कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो, एक प्रिवेंशन का काम करता है एसिडिक जो सिक्रीशन होता है। तो उसी एसिडिक की वजह से ये जो यीस्ट होता है कैंडिडा अल्बिकेंस ग्रो नहीं कर पाता है वेजाइना में, वही लिखा है बिकॉज ऑफ वेजाइनल एसिडिटी इट कैन नॉट ग्रो एंड देयरफॉर नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, एसिडिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट ड्यू टू सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एक कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से थोड़ा भी अगर इसको मौका मिलता है, ठीक है, एक्साइटिंग कॉज, जिससे कि जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से वेजाइना में जो एसिडिक सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो ईस्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा, ये ग्रो करने लगेगा, कैंडिडा अल्बिकेंस ग्रो करने लगेगा और ग्रोथ होगा और धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी है प्रेगनेंसी के केसेज में, डिक्रीज इम्यूनिटी, अगर प्रेगनेंसी के केस है ज़्यादा एंटीबायोटिक हाई ले रहे हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गया, उस केस में ये क्या होता है कैंडिडा अल्बिकेंस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। फिर आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन, ये भी एक एसटीडी के अंदर में आता है एड्स। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं। ये चैप्टर खत्म हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका डिजीज जो भी था, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम कल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।